बोधक, समुच्चय बोधक है विस्मयादि बोधक। कितने प्रकार के? देखो पहला है उपसर्ग, फिर क्रिया विशेषण, चादि, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये आपके अव्यय के प्रकार हैं। ठीक है, अब शब्द वही हैं, ऐसे शब्द जो प्रयोग हो, जो किसी भी कंडीशन में नो चेंज, उनमें कोई बदलाव ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। सबसे इनका पहला प्रकार है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आपकी संख्या में 22 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 22 होते हैं। ये हिंदी में भी 22 होते हैं और संस्कृत में भी 22 होते हैं। ठीक है, पहला उपसर्ग है, बहुत प्रसिद्ध है, वो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कौन सा उपसर्ग है? प्रा। 22 उपसर्ग। प्रा, बोलो प्रा, अप, सम, अनु, आओ, निस, निर, दोस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, अपि, प्रति, परि, उप। अब देखो बेटा, ये 22 उपसर्ग में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला, जैसे प्रा है। प्रा के हम जो प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं उदाहरणों में, जैसे है लिखा रहता है प्राचार्य। क्या लिखा रहता? प्राचार्य। अब इसमें पूछा जाएगा उपसर्ग कौन सा है, प्रा या प्रा? दोनों रहेंगे ऑप्शन। जैसे उप अनु लिख दे, वो तो समझ में भी आ जाएगा कि उप नहीं है, अनु नहीं है, क्योंकि ये बात तो पता है उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ने वाली चीजें हैं। शब्द के पहले जो जुड़ा रहता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, अब देखो प्राचार्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्रा। कैसा प्रा दिख रहा है? बड़ा प्रा। बड़ा प्रा। तो कौन सा उपसर्ग होगा? बड़ा प्रा। गलत। यही बात ध्यान देना है, बड़ा प्रा कभी उपसर्ग नहीं होता। जो हमने प्रा परा लिखवाया, प्रा उसमें छोटा आता। अब इसमें बड़ा प्रा क्यों आया? क्योंकि देखो प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है प्लस आचार्य, ये शब्द है। ठीक है, अब संधि होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है, बड़ा आ इस प्रा में जुड़ जाएगा, बड़ा आ की मात्रा, तो बड़ा प्रा बन जाएगा। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा प्रा में जुड़ेगी तो प्रा बड़ा हो जाएगा। और बात करें चार्य शब्द बना, तो चार्य ऐसे लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा प्राचार्य। लेकिन अगर उपसर्ग उसका अलग करेंगे तो छोटा प्रा ही होता है। प्रा प्रमुख, प्रा किस होता प्रमुख, आचार्य कहलाते हैं शिक्षक। जो मुख्य शिक्षक हो संस्था के उन्हें प्राचार्य बोलते हैं। जैसे अपने प्रिंसिपल सर हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में उन्हीं को क्या बोलेंगे? प्राचार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राचार्य। कई बच्चे इसका उच्चारण नहीं कर पाते, प्राचार्य जी बोलते। क्या बोलना? प्राचार्य। तो प्राचार्य में छोटा प्रा होता है उपसर्ग, आचार्य होता है शब्द। जब इसमें संधि हो जाती, बड़ा आ आचार्य का बड़ा आ प्रा में मिल जाता, तब प्रा बड़ा बन जाता और प्राचार्य शब्द दिखने में लगने लगता कि बड़ा प्रा उपसर्ग है। और बच्चे जल्दी जल्दी में गलती से जे वाला टिक कर देते, और जो आपका ये गलत होता है। हमेशा किसी भी शब्द में प्रा जुड़ा है, उपसर्ग का नाम पूछें तो क्या बताना है? छोटा प्रा उपसर्ग होगा। एक बात ये है। तो ये दूसरी बात और ध्यान देने वाली है उपसर्गों में। इसमें से देखो, ये वाला उपसर्ग सम, निस, निर, दोस, दुर, आंग और उत, ये 7 उपसर्ग हैं। 4, 5, 6, 7, जिसको अलग नंबर में हम लिख सकते हैं। कौन कौन से? देखो सम, प्रा, निस, निर, दुस, दुर, सम, आंग, नहीं होता आंग है, आंग बड़ा है, उत। ठीक है, ये 7 है नंबर में इसके। दूसरा जे, तीसरा जे, चौथा जे, 5वां सम, 6वां आंग और 7वां उत। ये 7 उपसर्ग भी हमें ध्यान देने हैं कि जे हमेशा उपसर्ग
इन 22 उपसर्गों में से ये 7 उपसर्ग कैसे हैं? हलंत हैं। हलंत का मतलब है इनका अंतिम जो अक्षर है उसके नीचे डंडी है। डंडी का मतलब ये अंतिम अक्षर इसका आधा है, ठीक है, ये अंतिम अक्षर। निस का अंतिम अक्षर जो सा है वो हलंत है या आधा है। निर का अंतिम अक्षर जो रा है वो हलंत है या आधा है। दुस का जो अंतिम अक्षर सा है वो हलंत है या आधा। इसी प्रकार दुर का रा भी हलंत है, सम का मा भी हलंत है, अंग का रा भी अंगा भी हलंत है और उत का ता भी हलंत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि तुम्हें जितने डाउट आएंगे या समस्याएं आएंगी या जितना वो घुमा के पूछेंगे इन उपसर्गों के सहयोग से बनने वाले शब्दों में ही बनेंगे, ठीक है। तो पहले 2-4 बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं ताकि ये हमें थोड़ा सा दिमाग में हमारी ये चीज आ जाए, ठीक है। निस निस निर निर दोस दोस दोर दोर सम सम आंग आंग उत उत निस निर दोस दोर दोस दोर सम आंग उत निस निर दोस दोर निस सम आंग उत सम आंग उत निस निर दोस दोर निस निर दोस दोर सम आंग उत सम आंग उत। ठीक है। केवल ये 7 ऐसे उपसर्ग हैं जो हलंत है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये 7 उपसर्गों में जो सा है वो कौन सा वाला सा है? दंती सा है। देखो निस का जो सा है वो दंती सा है, दुस का जो सा है वो दंती सा है, ठीक है। निर का रा ये सब हलंत है। ये कभी कभी क्या होता है बेटा, संधि के संयोग से जे वाले सा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे इसके उदाहरणों को हम देखते हैं तो अभी वो चीज तो स्पष्ट हो जाएगी। दंती सा का मतलब ये वाला ये रा वाले सा को तुम लोग जैसे रा का सा बोलते हो, इसको संस्कृत में शुद्ध संस्कृत में से दंती सा बोलते हैं। अभी तुम लोगों को आगे टॉपिक पढ़ाएंगे उच्चारण स्थान, उसमें पता चलेगा कि ये दंड से निकलने वाला, ये तुम अभी से अभ्यास कर लोगी तो वहां हेल्प मिलेगी। ये वाले सा को क्या बोलते हैं? दंती सा। दंती सा। दंती सा का मतलब होता है दांत वाला सा। दांत वाला सा क्यों? क्योंकि जब हम इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमें इसका उच्चारण ऐसे करना है कि हमारी जीभ दांत से टकराए या इसका हमारी जीभ का स्पर्श दांत से हो, इसीलिए इसको हम दंतीय सा बोलते हैं। दंतीय या दंती सा। दंती बड़ी ती दंती या दंतीय। दंती मतलब जो दांत से निकलने वाला सा है उसे दंती सा बोलते हैं। हम ये बताना इसलिए हम तुम्हें ये अलग से छांट के इसके बारे में बताया है। केवल पूरे 22 उपसर्ग में बेटा अगर केवल ये 7 उपसर्ग और केवल ये प्राय 1 उपसर्ग, केवल ये 8 उपसर्गों पे तुम दिमाग दे लोगे तो 22 उपसर्गों में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थोड़े से बच्चों को घुमाने वाले प्रश्न बनते हैं। इन 7 उपसर्गों में से एक का हमने बता दिया, अब ये गलत तो नहीं होगा ना, प्राचार वाला नहीं होगा क्योंकि रीजन पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है, दिखता क्यों है, शब्द क्या है, बदलाव क्या होता है। इसी प्रकार आगे ये भी है। तो ये जो अंतिम, इसीलिए हमने केवल अगर ये 22 याद नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इन 7 को याद करना नहीं भूलना, ठीक है। ये बच्चों को गड़बड़ी देते हैं, पेपरों में यही पूछे जाते हैं। ये कैसे घुमाते हैं इनका हम तुम्हें सॉल्यूशन बता रहे हैं। जैसे इसका पहले का उदाहरण है निस। उपसर्ग का नाम क्या है? निस। निस देखो नी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नी लिखते हैं कि मतलब सा पे ध्यान देना। सा कैसा रहेगा? हलंत रहेगा। और सा कौन सा होगा? दंती सा होगा, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण इन्होंने दिया है निस्संक। निस्संक ये बात है। एक उदाहरण इसका ये है और एक उदाहरण इसका है निस्सार। अब देखो ये उदाहरण दिया उन्होंने पेपर में, जैसे लिख दिया निस्संक में कौन सा उपसर्ग है। अब ऑब्जेक्ट क्या उपसर्ग ऑप्शन क्या रखेंगे? एक रख देंगे निस ये वाला, 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 वो हलंत कर देंगे। दूसरा सही है मैम। तो बस ये बात ध्यान देना। देखो बेटा हमने कौन सी ये चीज दिखाई कि अगर उपसर्गों में अंत में सा है तो वो दंती सा है, बाकी कोई सा नहीं होना है। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि जे सा है, जे सा है, दंती सा तो कहीं है नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें निस धन संघ एक संधि होता है नियम। जब हम संधि पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बदला। ये
शब्द रहेगा निस, फिर है शंका। ये सा मिलने के कारण ये वाला दंती सा भी ये मूर्धा ये तालब्बी सा में बदल गया, इसलिए ये निस्संक शब्द बन गया। लेकिन मूल शब्द जो था वो निस ही रहेगा, वो सॉरी ये वाला निस ही रहना है। तो ये भी नहीं लगा देना जल्दीबाजी में कि निस वाला लगा दो। कौन सा वाला? कि इसमें जो हलंत नहीं है ये वाला लगा दो। दिख रहा है ना बेटा? हाँ। तो देखो ये भी नहीं लगा देना। पहले हम लोगों को चारों ऑप्शन ध्यान से देखना होते हैं। पता आधे लोग प्राचार वाला ऑप्शन क्यों गलत करते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत जल्दीबाजी रहती है, उन्हें पता भी होता है उनका प्रा होता है और प्रा वो पहले नंबर पे रखते हैं। उनकी भी चालाकी देखो, प्रा ये वाला प्रा पहले नंबर पे नहीं रखते, बड़ा प्रा पहले नंबर पे रखेंगे। तो बच्चा जल्दीबाजी में पहला टिक करेगा तो पहले को सही कर देगा, है ना। तो हमें पहले ध्यान से ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हम तुम्हें बता चुके हैं उपसर्गों में ये सा आना है, हमेशा हलंत होना है। तो ये चार ऑप्शन रहेंगे तो सही कौन सा वाला रहेगा? दूसरा। ठीक है। अब इसमें तो तुम्हें दिखाई दे रहा कंफ्यूज वाला, देखो ये है, ये तो तुम्हें स्पष्ट समझ में भी आ रहा है। जैसे निस धन सार, ये है शब्द निस है उपसर्ग और सार है एक शब्द प्लस सार। ठीक है। तो जब जिस हलंत सार एक साथ मिलेगा तो छोटा सा हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, उस सार बन जाएगा निस्सार। तो इसमें तो ही आ जाएगा निस है। लेकिन अगर ये वाला निस्संक आ जाए और ऑप्शन पूछे तो कौन सा उपसर्ग है? तो लगाना है निस। ये वाला। अब देखो अब आते हैं हम लोग, जैसे है निर वाले उदाहरण। एक निर उपसर्ग दे दिया हमने, निर। फिर इसको उदाहरण दे दिए निर्गमा और निर्दोषा। गमा और निर्दोषा, दो ऑप्शन दे दिए। अब इसमें उन्होंने पूछा कौन सा उपसर्ग है। ठीक है। तो देखो एक जगह हमने क्या पढ़ा है, हमारा नी उपसर्ग भी है कहीं, देखो कहाँ पे है, ये है देखो नी, है ना। और दूसरा एक निर भी है, रा। फिर ऑप्शन में ऊपर ना दोनों चीजें देंगे, नी भी देंगे। निर्गम में ऑप्शन समझो अगर 4 का हो, 2 का हो, एक नी हो एक निर हो। ठीक है। इसमें भी एक नी उपसर्ग दे दें और फिर निर भी दे दें। ठीक है। हमें ध्यान देना है उपसर्ग हमारे पास नी भी है, तो तुम्हें बच्चों को जल्दीबाजी में जो ओवर कॉन्फिडेंस या पढ़े नहीं होते हैं बच्चे, वो नी लगा देते। क्यों लगा देते? इन्हें दिखता है निर, नी लिखा, निर्दोष और निर्गम, वो शब्द पे ध्यान नहीं देते। हमें शब्द पे ध्यान देना। कैसे देना? जैसे निर्गम को हम लिखेंगे निर, रा हलंत रहेगा, फिर गम, गम मतलब होता है जाना, संस्कृत में गम धातु होती है जिसका अर्थ होता है जाना। तो निर्गम कहलाता है जाने का रास्ता। अब जब ये रा एक साथ लिखा जाएगा तो रा एक रेफ के रूप में आती है ऊपर। तुम लोगों ने पढ़ा है, जनरल लोग पढ़ते हो संस्कृत में हिंदी में। तो ये निर्गम जब इसके ऊपर लिखेंगे तो ये वाली रा इस गा के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर पूरा शब्द केवल बन जाएगा निर्गमा। ठीक है। ऐसा शब्द लिखा जा रहा है। ये नी नहीं है, क्या है? निर है ये शब्द, निर्गमा। निर्गमा, निर्धन गमा शब्द है और निर की जो रा है, रा की रकार गा पे चढ़ गई और निर्गमा शब्द बन गया। तो नी उपसर्ग नहीं होगा, क्या होगा? निर। निर होगा। और निर कैसा होगा? जिसका रा हलंत होगा। क्योंकि एक बात ध्यान दो बेटा, जो शब्द आधा होता है वही दूसरे शब्द की ऊपर आएगा या बीच में आधा आता है। अगर ये रा अपने आप में पूरा होता तो ये रकार के रूप में ऊपर नहीं आता। इसीलिए रा निर का रा हलंत होगा। बात समझ में आ रही? अगर ये रा पूरा होता तो निर्गमा सिंपल ऐसे ही लिखा जाता, ऐसा निर्गमा। इसे इसके ऊपर आने की या इसकी सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसे जगह अपने आप दी जाती। व्याकरण में इसे जगह नीचे आने के लिए दी जाती कि अपने आप में शब्द पूरा है, ये वर्ण पूरा है। लेकिन ये पूरा नहीं है, ये अधूरा है। अधूरा मतलब इसमें हलंत है, हलंत मतलब ये आधा है, आधा अक्षर बीच में जो कहते हैं तो नहीं लिखा जाता। इसलिए रा अगर आधा है तो वो ऐसे रकार के रूप में ऊपर चला जाएगा, वो री का है। ठीक है। तो जो यहाँ पे ये शब्द है रकार के रूप में गा में ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो जो निर का रा होगा वो कैसा होगा? हलंत होगा। जो निर उपसर्ग का रा है वो कैसा है? हलंत होगा। इसीलिए ये हलंत की मात्रा रकार के रूप में गा में पहुंच गई और शब्द बन जाता निर्गमा। अगर निर्गमा में अब उपसर्ग पूछे तो क्या बताओगे? निर। निर।
बता दोगे? निर। क्या बताओगे? निर। बताओगे। और निर का रा हमेशा हलंत होना है, क्योंकि जिस शब्द तो तुम्हें याद कर ही लेना है। अगर उत्तर क्रिया करना चाहो निस निर इसी प्रकार की है। दुस निर्दोष है, निरुपसर्ग है, वो दो शब्द है। सम अंक निर्दोष, दोष एक शब्द, दोष होता है कमी निकालना, दोष निकालना, तो दोष एक सार्थक शब्द है और निरुपसर्ग है। अब जितने का जो रा है ये दा के ऊपर चला जाएगा तो अपन लोगों को दिखेगा कि नी उपसर्ग है, होगा सच में वो क्या? निर। तो रा का रकार यहाँ पे आ जाएंगे, जो शब्द बनेगा निर्दोष। वो ऑप्शन रहेगा नी उपसर्ग या निरुपसर्ग। तो क्या लगा? निर। निर। और रा कैसा होगा? जिसका हलन। होगा। तो बस ये हो गया, निर वाला हो गया। अब आगे है पीरियड खत्म हो गया। हाँ।